नमस्कार पाठकों और श्रोताओं, आपका स्वागत है साहित्य चैनल में। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास प्रेमा का भाग 4, जवानी की मौत। समय हवा की तरह उड़ता चला जाता है। 1 महीना गुजर गया। जाड़े का कूच हुआ और गर्मी की लैंडोरी होलिया पहुंची। इस बीच में अमृत राय ने 2-3 जलसे किए और यद्यपि सभासद 10 से ज्यादा कभी न हुए, मगर उन्होंने हियाव न छोड़ा। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि चाहे कोई आवे या न आवे, मगर नियत समय पर जल्द साजरा किया कर गाँव। इसके उपरांत उन्होंने देहातों में जा जाकर सरल सरल भाषाओं में व्याख्यान देना शुरू किया और समाचार पत्रों में सामाजिक सुधार पर अच्छे अच्छे लेख ही लिखे। इनको तो इसके सिवाय कोई काम न था। उधर बेचारी प्रेमा का हाल बहुत बेहाल हो रहा था। जिस दिन उसे उनकी आखिरी चिट्ठी पहुंची थी, उसी दिन से उसकी रोगियों की सी दिशा हो रही थी। हर घड़ी रोने से काम था। बेचारी पूर्ण सिरहाने बैठे समझाया करती, मगर प्रेमा को जरा भी चैन न आता। वह बौधा पड़े पड़े अमृत राय की तस्वीर घंटों चुपचाप देखा करती। कभी कभी जब बहुत व्याकुल हो जाती तो उसके जी में आता कि मैं भी उनकी तस्वीर की वही गत करूं जो उन्होंने मेरी तस्वीर की है। मगर फिर तुरंत यह ख्याल पलट खा जाता। वह उस तस्वीर को आंखों से लेती, उसको चूमती और उसे छाती से चिपका लेती। रात में अकेले चारपाई पर पड़े पड़े आप ही आप प्रेम और मोहब्बत की बातें किया करती। अमराय के कुल प्रेम पत्रों को उसने रंगीन कागज पर मोटे अक्षरों में नकल कर लिया था। जब जी बहुत बेचैन होता तो पूर्ण से उन्हें पढ़वा कर सुनती और रोती। भावज के पास तो वह पहले भी बहुत कम बैठती थी, मगर अब मौ से भी कुछ खिंची रहती, क्योंकि वह बेटी की दशा देख देख कुटती और अमृत राय को इसका कारण समझकर कोसती। प्रेमा से ये कठोर वचन न सुने जाते। वह खुद अमृत राय का जिक्र बहुत कम करती। हाँ, अब पूर्णा या कोई और दूसरी सहेली उनकी बात चलाती तो उसको खूब कान लगाकर सुनाती। प्रेमा एक ही मास में गल कर कौंटा होगी। हाय, अब उसको अपने जीवन की कोई आशा न थी। घर के लोग उसकी दवा दारू में रुपयाठी करी की तरफ फूक रहे थे, मगर उसको कुछ फैदान होता। कई बार लाला बदरी प्रसाद जी के समय की सी में यह मत आए तराय ही से ब्याह दूं, मगर फिर भाई बहन के डर से हियावन पड़ता। प्रेमा के साथ बेचारी पूर्णा भी रोगिणी बनी हुई थी। आखिर होली का दिन आया। शहर में चारों ओर अबीर गुलाल उड़ने लगा। चारों तरफ से कबीर और बिरादरी वालों के यों से जनानी सवारियां आना शुरू हुई और उसे उनकी खातिर से बनाव सिगार करना, अच्छे अच्छे कपड़ा पहनना, उनका आदर सम्मान करना और उनके साथ होली खेलना पड़ा। वह हंसने, बोलने और मन को दूसरी बातों में लगाने के लिए बहुत कोशिश करती रही, मगर कुछ नस चला। रोज अकेले में बैठकर रोया करती थी, जिससे कुछ सकीन हो जाती, मगर आज शर्म के मारे रो भी न सकती थी। और दिन पूर्ण दसब जैसे शाम तक बैठी अपनी बातों से उसका दिल बहलाया करती थी, मगर आज वह भी सवेरे एक छलक दिखाकर अपने घर पर त्योहार मना रही थी। हाय, पूर्णा को देखते ही वह उससे मिलने के लिए ऐसी झपटी जैसे कोई चिड़िया बहुत दिनों के बाद अपने पिंजरे से निकलकर भागो। दोनों खियोंगले मिल गईं। पूर्णा ने कोई चीज मांगी, शायद कुमकुमे होंगे। प्रेमा ने संदूक मंगाया, मगर इस संदूक को देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि यह अमृत राय ने पर साल होली के दिन उसके पास भेजा था। थोड़ी देर में पूर्णा अपने घर चली गई, मगर प्रेमा घंटों तक उस संदूक को देख देख रोया की। पूर्णा काम कान पड़ोसी ही में था। उसके पति पंडित बसंत कुमार बहुत सीधे मगर शौकीन और प्रेमी आदमी थे। वे हर बात स्त्री की इच्छा अनुसार करते। उन्होंने उसे थोड़ा बहुत पढ़ा भी था। अभी ब्याह हुए 2 वर्ष भी न होने पाए थे। प्रेम की उमंगे दोनों ही दिलों में उमड़ हुई थी और ज्यों-ज्यों दिन बीतते थे त्यों-त्यों उनकी मोहब्बत और भी गहरी होती जाती थी। पूर्णा हरदस पति की सेवा प्रसन्न रहती। जब वह 10 बजे दिन को दफ्तर जाने लगते तो वह उनके साथ साथ दरवाजे तक आती और जब तक पंडित जी दिखाई देते वह दरवाजे पर खड़ी उनको देखा करती। शाम को जब उनके आने का समय आता तो वह फिर दरवाजे पर आकर राह देखने लगती और ज्यों ही वह जाते उनकी छाती से लिपट जाती और अपनी भोली भाली बातों से उनकी दिन भर की थकन धो देती। पंडित जी की तड़कवाहती स्वरूप से तिकन थी, मगर पूर्णा ऐसी किफियात से काम चलाती कि हर महीने में उसके पास कुछ न कुछ बच रहता था। पंडित जी बेचारे केवल इसलिए कि बीवी को अच्छे से अच्छे गहने और कपड़े पहनावे, घर पर भी काम किया करते। जब कभी वह पूर्णा को कोई ये चीजें बनवा कर देते वह फूली न समाती, मगर लालचीन थी। खुद कभी किसी चीज के लिए मुहन खोलती सही है किसचे प्रेम के आनंद ने उसके दिल में पहनने ओढ़ने की लालसा बाकी न रखी थी। आखिर एक आज होली ना आ गया। आज के दिन का क्या पूछना, आज ना जिसने साल भर चादरों पर काटा अभी आज कहीं न कहीं से उधार ढूंढ कर लाता है और खुशी मनाता है। आज लोग लंगोटी में फाग खेलते हैं। आज के दिन रंज करना पाप है। पंडित जी की शादी के बाद यह दूसरी होली पड़ी थी। पहली होली में बेचारे खाली बीवी की कुछ खातिर न कर सके, मगर अब की उन्होंने बड़ी तैयारियां नहीं की। कोई 150 रुपया ऊपर से कमाया था। उसमें बीवी के वास्ते एक सुंदर कंगन बनवा था।
कई उत्तम साड़ियां मोल लाए थे और दोस्तों को नेवता भी दे रखा था। इसके लिए भांति भांति के मुरब्बे, आचार, मिठाइयां मोल लाए थे और गाने बजाने के सामान भी इकट्ठे कर रखे थे। पूर्णा आजबनाव चुनाव किए इधर उधर छवि दिखाती फिरती थी। उसका मुखड़ा कुंदा की तरह दमकर रहा था। उसे आज अपने सुंदर संसार में कोई दूसरी औरत न दिखाई देती थी। वो हर बार पति की और प्यार की निगाहों से देखती। पंडित जी भी उसके श्रृंगार और फबन पर आज ऐसे रिझे हुए थे कि बेर बेर घर में आते उसको गले लगाते। कोई दसबजे होंगे कि पंडित जी घर में आए और मुस्कुराकर पूर्णा से बोले, प्यारी, आज तो जी चाहता है तुमको आंखों में बैठे लें। पूर्णा ने धीरे से एक ठोका देकर और रसीली निगाहों से देखकर कहा, वह देखो, मैं तो वहां पहले ही से बैठी हूं। इस छवि ने पंडित जी को लुभा लिया। वह छठ बीवी को गले से लगाकर प्यार करने। इन्हीं बातों में 10 बजे तो पूर्णा ने कहा, दिन बहुत आ गया है, जरा बैठ जाओ तो उबटन मल दूं। देर हो जाएगी तो खाने में अबेर सबेर होने से सरदर्द होने लगेगा। पंडित जी ने कहा, नहीं नहीं दो, मैं उबटन नहीं मलवाऊंगा, लाओ धोती दो, नहा आऊं पुनः। वाह, उबटन मलवावेंगे, आज की तो ये रीति ही है, आके बैठ जाओ। पंडित, नहीं प्यारी, इसी वक्त जी नहीं चाहता, गर्मी बहुत है। पूर्णा ने लपक कर पति का हाथ पकड़ लिया और चारपाई पर बैठकर उबटन मलने लगी। मगर जरा जल्दी करना, आज मैं गंगा जी नहीं जाना चाहता हूं। पूर्णा, अब दोपहर को कहाँ जाओगे? महरी पानी लाएगी, यहीं पर नहा लो। पंडित, यही प्यारी, आज गंगा में बड़ी बहार रहेगी। अच्छा, तो जरा जल्दी लौटाना, यह नहीं कि इधर उधर तैरने लगो। नहाते वक्त तुम बहुत दूर तक तैर जाया करते हो। थोड़ी देर में पंडित जी उबटन मलवा चुके और एक रेशमी धोती, साबुन, तौलिया और एक कमंडल हाथ में लेकर नहाने चले। उनका कायदा था कि घाट से जरा अलगनहा करते यह तैराकी बहुत अच्छे थे, कई बार शहर के अच्छे तैराकों से। यदि अब ये पियाज घर से वादा करके चले थे कि तैरेंगे, मगर हवा ऐसी धीमी धीमी चल रही थी और पानी ऐसा निर्मल था कि उसमें मध्यम हद्दिंगुड़े ऐसे भले मालूम होते थे और दिल ऐसी उमंगों पर था कि जी तैरने पर लचाया। तुरंत पानी में कूद पड़े और इधर उधर कल्लोले करने लगे। निदान उनको बीज धारे में कोई लाल चीजें बहती दिखाई दी। गौर से देखा तो कमल के फूल मालूम सूर्य की किरणों से चमकते हुए वह ऐसे सुंदर मालूम होते कि बसंत कुमार काजी उन पर चल पड़ा। सोचा, अगर ये मिल जाए तो प्यारी पूर्णा के कानों के लिए झुमके बनाऊं। वे मोटे ताजे आदमी थे, बिधारे का ठहर जाना उनके लिए कोई बड़ी बात न थी। उनको पूरा विश्वास था कि मैं फूल लास्ता हूं, जवानी दीवानी होती है। यह सोचा था कि ज्यों ज्यों मैं आगे बढ़ूंगा त्यों त्यों फूल भी बढ़ेंगे। उनकी तरफ चले और कोई 15 मिनट में बीच धारे में पहुंच गए, मगर हौ जाकर देखा तो फूल इतना ही दूर और आगे था। अब कुछ को छतकान मालूम होने लगी, मगर बीच में को ईरे तैसान जिस पर बैठकर दमली बढ़ते ही गए। कभी हाथों से जोड़ मारते, कभी पैरों से जोड़ लगाते फूलों तक तो पहुंचे, मगर उस वक्त तक हाथ पांव दोनों बोझल हो गए थे। यहां तक कि फूलों को लेने के लिए जब हाथल पकाना चाह तो उठन सका। आखिर उनको दांतों में दबाया और लौटे, मगर जब वहां से उन्हें किनारों की तरफ देखा तो ऐसा मालूम हो मानो 1000 को सकी मंजिल है। बदन में जरा भी शक्ति बाकी न रही थी और पानी भी किनारे से धारें की तरफ बह रहा था। उनका ही अब छूट गया। हाथ उठाया तो वह न उठे, मानो वह अंग में थे ही नहीं। हाय, उस वक्त अब संत कुमार के चेहरे पर निराशा और बेबसी छाई हुई। उसके ख्याल करने से छाती फटती है। उनको मालूम हुआ कि मैं डूबा जा रहा हूं। उस वक्त प्यारी की पूर्णा की सुधी आई कि वह मेरी बाट देख रही होगी। उसकी प्यारी प्यारी मोहनी सूरत तंग के सामने खड़ी होगी। एक बार और हाथ फेंक कामगर को पसंद चला। आंखों से आंसू बहने गए और देखते देखते वह लहरों में लोप आ गए। गंगा माता ने सदा के लिए उनको अपनी गोद में लिया। काल ने फूल के भेस में आकर अपना काम किया। उधर हाल का सुलिए। पंडित जी के चले आने के बाद पूर्णा ने थालियां पर सीन, एक बर्तन में गुलाल घोली, उसमें मिलाया। पंडित जी के लिए संदूक से नए कपड़े निकाले, उनकी आस्तीनों में चुन्नटें डाली। टोपी सादी थी, उसमें सितारे टोंके। आज माथे पर केसर का टीका लगाना शुभ समझा जाता है। उसने अपने कोमल हाथों से केसर और चंदन रगड़ा, पान लगाए, मेवे सरौते से कतर कतर कटोरा में रखे। रात ही को प्रेमा के बगीचे से सुंदर कलियों लेती आई थी और उनको तर कपड़े में लपेट कर रख दिया था। इस समय वह खूब खिल गई थी। उनको तागे में गूंथ कर सुंदर हार बनाया और यह सब प्रबंध करके अपने प्यारे पति की राह देखने लगी। अब पंडित जी को नहाकर आ जाना चाहिए था, मगर नहीं, अभी कुछ देर नहीं हुई, आते ही हो गए। यही सोचकर पूर्णा ने 10 मिनट और उनका रास्ता देखा। अब कुछ कुछ चिंता होने लगी। क्या करने लगे? धूप कड़ी हो रही है, लौटने पर नहाया बेनहाया एक हो जाएगा। कदाचित यार दोस्तों से बातों करने लगे। नहीं नहीं, मैं उनको खूब जानती हूं। नदी नहाने जाते हैं तो तैरने की सुझती है, आज भी तैर रहे होंगे। ये सोचकर उसने आधा घंटे और राह देखी, मगर जब वह अब भी न आए तब तो वह बेचैन होने लगी। महरी से कहा,
बिल्लो जरा लपक तो जावा, देखो क्या करने लगे। बिल्लो बहुत अच्छे स्वभाव की बुढ़िया थी। इसी घर की चाकरी करते करते उसके बाल पक गए थे। यह इन दोनों प्राणियों को अपने लड़कों के समान समझती थी। वह तुरंत लपकी हुई गंगा जी की तरफ चली। वहां जाकर क्या देखती है कि किनारे पर दो तीन मल्लाह जमा है। पंडित जी की धोती, तौलिया है, साबुन कमंडल सब किनारे पर धरे हुए हैं। ये देखते ही उसके पैर मन मन भर के हो गए। दिल धड़ धड़ करने लगा और कलेजा मुंह को आने लगा। या नारायण, ये क्या गजब हो गया। बदहवास घबराई हुई नजदीक पहुंची तो एक मल्लाह ने कहा, काहे बिल्लो, तुम्हारे पंडित नहाए आवा रहेन। अब बिल्लो क्या जवाब देती, उसका गला रुंध गया, आंखों से आंसू बहने लगे, सर पीटने लगी। मल्लाहों ने समझाया कि अब रोए पीटे का होता है, उनकी चीज वस्तु लेवर घर का जा, बेचारे बड़भले मनी रहेन। बिल्लो ने पंडित जी की चीजें ली और रोते पीटती घर की तरफ चली। ज्यों ज्यों वह हम कान के निकट आती त्यों त्यों उस कदम पीछे को हटे आते थे। हाय नारायण, पूर्णा को यह समाचार क्या सुनाऊंगी, वह बेचारी 16 सिंगार किए पति की राह देख रही है। यह खबर सुनकर उसकी क्यागत होगी, इस धक्के से उसकी तो छाती फट जाएगी। इन्हीं विचारों में डूबी हुई बिल्लो ने रोते हुए घर में कदम रखा। तमाम चीजें जमीन पर पटक दी और छाती पर दो हथड़ मार हाय हाय करने लगी। बेचारी पूर्णा इस वक्त आईना देख रही थी। वह इस समय ऐसी मगन थी और उसका दिल उमंगों और अरमानों से ऐसा भरा हुआ था कि पहले उसको बिल्लो के रोने पीटने का कारण समझ में ना आया। वह हक बकाकर तकने लगी कि कायक सब मजारा उसकी समझ में आ गया। दिल पर एक बिजली कौंधगी, कलेजासन से हो गया। उसको मालूम हो गया कि मेरा सुहाग उठ गया, जिसने मेरी बांह पड़ी थी उस सेजदा के लिए बिछड़ गई। उसके मुंह हंसे के वल इतना निकला, हाय नारायण, और वपछाड़ खाकर धम से जमीन पर गिर पड़ी। बिल्लो ने उसको संभाला और पंखा जलने लगी। थोड़ी देर में पास पड़ोस की सैकड़ों औरतें जमा हो, बाहर भी बहुत आदमी एकत्र हो गए। राय हुई कि जाला डलवाया जाए। बाबू कमला प्रसाद भी आए थे। उन्होंने पुलिस को खबर की। प्रेरणा की हुई साप्ती की खबर मिली, उसके पैर से मिट्टी निकल गई। चटपट आड़कर घबराई हुई कोठे से उतरी और गिरती पड़ती पूर्णा की गिरफ्त चली। मौने बहुत रोकामगर कौन सुनता है। जिस वक्त वह वहां पहुंची चारों ओर रोना धोना हो रहा था। घर में एहसान था जिसकी आंखों से आंसू की धारान बह रही हो। अब भगिनी पूर्णा का विलाप सुन सुनकर लोगों के कलेजे मुंह को आए जाते थे। हाय पूर्णा पर पहाड़ टूट पड़ा, वह सात बैरी पर भी टूटे। अब एक घंटा पहले वह अपने को संसार की सबसे भाग्यवान औरतों में समझती थी, मगर देखते ही देखते क्या का क्या हो गया होगा। अब उसका सा भागा कौन होगा। बेचारी समझाने बूझाने से जरा चुप हो जाती, मगर ज्यों ही पति की किसी बात की सुधी आती त्यों ही फिर दिल उमड़ आता और नयनों से नीर की झड़ी लग जाती, चित्त व्याकुल हो जाता और रोम रोम से पसीना बहने लगता। हाय, क्या एक दो बात याद करने की थी। उसने 2 वर्ष तक अपने प्रेम का आनंद लूटा था। उसकी एक एक बात, उसका हंसना, उसका प्यार की निगाहों से देखना उसको याद आता था। आज उसने चलते चलते कहा था, प्यारी पूर्णा, जी चाहता है तुझे आंखों में बिठा लूं। अफसोस है, अब कौन प्यार करेगा। अब किसकी पुतलियों में बैठूंगी, कौन कलेजे में बैठाएगा। उस रेशमी धोती और तोलिया पर दृष्टि पड़ी तो जोर से चीख उठी और दोनों हाथों से छाती पीटने लगी। निदान प्रेमा को देखा तो झपट कर उठी और उसके गले से लिपट कर ऐसी फूट फूट कर रोई कि भीतर तो भीतर, बाहर मुंशी बद्री प्रसाद, बाबू कमला प्रसाद और दूसरे लोग आंखों से रुमाल दिए बेअख्तियार रो रहे थे। बेचारी प्रेमा के लिए महीने से खाना पीना दुर्लभ हो रहा था। विराहन लमिन जलते जलते वो ऐसी दुर्बल हो गई थी कि उसके मुंह से रोने की आवाज तक निकलती थी। हिचकियों बंधी हुई थी और आंखों से मोती के दाने टपक रहे थे। पहले वह समझती थी कि सारे संसार में मैं ही एक अभागिन हूं, मगर इस समय वह दुख भूल गई और बड़ी मुश्किल से दिल को थामकर बोली, प्यारी सखी, यह क्या गजब हो गया। प्यारी सखी इसके जवाब में अपना माथा ठोंका और आसमान की ओर देखा, मगर मुंह से कुछ न बोल सकी। इस दुखियारी अबला का दुख बहुत ही करुणा योग्य था। उसकी जिंदगी का बेड़ा लगाने वाला कोई न था। दुख बहुत ही करुणा योग्य था। उसकी जिंदगी का बेड़ा पार लगाने वाला कोई न था। उसके मैके में सिर्फ एक बूढ़े बाप से नाता था और वह बेचारा भी आजकल का मेहमान हो रहा था। ससुराल में जिससे अपनापा था वह परलोक से धारा। न सास न ससुर न अपने न पर आए। काई चुल्लू भर पानी देने वाला दिखाई न देता था। घर में इतनी जथा जुगती भी न थी कि साल 2 साल के गुजारे भर हो जाती। बेचारी पंडित जी को अभी नौकरी ही करते कितने दिन हुए थे कि रुपया जमा कर लेते। जो कमाया वह खाया। पूर्णा को वह बातें नहीं सूझी थी। अभी उसको सोचने का अवकाश ही न मिला था। हाँ, बाहर मर्दाने में लोग आप समय इस विषय पर बातचीत कर रहे थे। 2-2.5 घंटे तक उस मकान में स्त्रियों का ठट्टाल गा रहा, मगर सब अपने घरों को सिधारी। त्योहार का दिन था, ज्यादा कैसे ठहरती। प्रेमा कुछ देर से मूर्छा पर मूर्छा आने लगी थी।
लोग उसे पालकी पर उठाकर वहां से ले गए और दिया में बत्ती पड़ते पड़ते उते उस घर में सिवाय पूर्णा और बिल्ली कोई न था। हाँ, यही वक्त था कि पंडित जी दफ्तर से आया करते। पूर्णा उस वक्त द्वारे पर खड़ी उनकी राह देखा करती और ज्यों ही वह ड्योढ़ी में कदम रखते वह पकड़ उनके हाथों से छतरी ले लेती और उनके हाथ मुंह धोने जलपान की सामग्री इकट्ठी करती। जब तक वह मिष्टान इत्यादि खाते वह पान के बीड़े लगा रखती। वह प्रेमरस का भूख दिन भर का थका मौंदा सत्वी की दन खातिरदारियों से गदगद हो जाता। कहाँ वह प्रीति बढ़ाने वाले व्यवहार और कहों आज का सन्नाटा। सारा घर भौंये भौंये कर रहा था। दीवारें काटने को दौड़ती थीं। ऐसा मालूम होता कि इसके बसने वालों उजर गए। बेचारी पूर्णा आंगन में बैठी हुई, उसके कलेजे में अब रोने का दम नहीं है और न आंखों से आंसू बहते हैं। कोई दिल में बैठा खून चूस रहा है। वह शोक से मतवाली हो गई है। नहीं मालूम इस वक्त वह क्या सोच रही है। शायद अपने सिधारने वाले पिया से प्रेम की बातें कर रही है या उसे कर जोड़ के विनती कर रही है कि मुझे भी अपने पास बुला लो। हमको उस शोकातुरा का हाल लिखते ग्लानि होती है। हाय, वह उस समय पहचानी नहीं जाती। उसका चेहरा पीला पड़ गया है, होठों पर पपड़ी छाई हुई है, आंखें सूरजाई हैं, सिर के बाल खुलकर माथे पर बिखर गए हैं, रेशमी साड़ी फटकार तार तार हो गई है, बदन पर गहने का नाम भी नहीं है, चूड़ियां टूटकर चकनाचूर हो गई है, लंबी लंबी सौंसें आ रही हैं। वह चिंता उदासी और शोक का प्रत्यक्ष स्वरूप मालूम होती है। इस वक्त कोई एहसान ही है जो उसको तसली दे। यह सब कुछ हो गया मगर पूर्णा की आस अभी तक कुछ कुछ बधी हुई है। उसके कान दरवाजे की तरफ लगे हुए है कि कहीं कोई उनके जीवित निकल आने की खबर लाता हो। सच है, वियोगियों की आस टूट जाने पर भी बधी रहती है। शाम होते होते इस शोकदायक घटना की खबर सारे शहर में गूंज उठी, जो सुनता सिर धुनता। बाबू अमृत राय हवा खाकर वापस आ रहे थे कि रास्ते में पुलिस के आदमियों को एक लाश के साथ जाते देखा। बहुत से आदमियों की भीड़ लगी हुई थी। पहले तो वह समझे कि कोई खून का मुकदमा होगा, मगर जब दरियाफ्त किया तो सब हाल मालूम हो गया। पंडित जी की अचानक मृत्यु पर उनको बहुत रोज हुआ। वह बसंत कुमार को भली भांति जानते थे। उनकी सिफारिश से पंडित जी दफ्तर में हजर मिली थी। बाबू साहब लाश के साथ साथ थाने पर पहुंचे। डॉक्टर पहले से ही आया हुआ था। जब उसकी जांच के निमित्त लाश खोली गई तो जितने लोग खड़े सब के रोंगटे खड़े हो गए और कई आदमियों की आंखों से आंसू निकल आए। लाश फूल गई थी, मगर मुख डाजियों का त्यों था और कमल के सुंदर फूल होंठों के बीच दांतों तले दबे हुए थे। हाय, यह वही फूल थे जो निकाल बनकर उस कोट सा था। जब लाश की जांच हो चुकी तब अमृत राय ने डॉक्टर साहब से लाश के जलाने की आज्ञा मांगी, जो उनको सहज ही में मिल गई। इसके बाद वह अपने मकान पर आए, कपड़े बदले और बाइसिकल पर सवार होकर पूना के मकान पर पहुंचे। देखा तो चौफा सन्नाटा छाया हुआ है। हर तरफ से स्यापा बरस रहा है। यही समय पंडित जी के दफ्तर से आने का था। पूर्णा रोज इसी वक्त उनके जूते की आवाजें सुनने की आदी हो रही थी। इस वक्त ज्यों ही उसने पैरों की चाप सुनी वे बिजली की दरवाजे की तरफ दौड़ी, मगर ज्यों ही दरवाजे पर आई और अपने पति की जगह पर बाबू अमृत राय को पाया तो ठिठक गई। शर्म से सिर झुका लिया और निराश होकर उल्टे पांव वापस हुई। मुसीबत के समय पर किसी दुख पूछने वालों की सूरत आंखों के लिए बहाना हो जाती है। बाबू अमृत राय एक महीने में 2-3 बार अवश्य आया करते थे और पंडित जी पर बहुत विश्वास रखते थे। इस वक्त उनके आने से पूर्णा के दिल पर एक ताजा सदमा पहुंचा। दिल फिर उमड़ाया और ऐसा फूट फूट कर रोई कि बाबू अमृत राय, जो मोम की तरह नर्म दिल रखते थे, बड़ी देर तक चुपचाप खड़े बिसुरा किए। जब जरा जी ठिकाने हुआ तो उन्होंने महिर को बुलाकर बहुत कुछ दिलासा दिया और दहलीज में खड़े होकर पूर्णा को भी समझा और उसको हर तरह की मदद देने का वादा करके एन चिराग जलते जलते अपने घर की तरफ रवाना हुए। उसी वक्त प्रेमा अपनी महताबी पर हवा खाने निकली थी। सकी आंखें पूर्णा के दरवाजे की तरफ लगी हुई थीं। निदान उसने किसी को बाइसिकल पर सवार उधार से निकलते देखा। गौर से देखा तो पहचान गई और चौंक कर बोली, अरे यह तो अमृत राय है। जवानी की मौत भाग यह दर्शाता है कि सामाजिक अन्याय और उपेक्षा किस तरह एक नवयुवक की उम्मीदों को समाप्त कर देते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साहित्य सागर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अगली रचना के साथ फिर जुड़ सकें। आपका हार्दिक धन्यवाद।